ओके, गुड इवनिंग। इनकम टैक्स में नया चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो आज बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाएंगी उसका थोड़ा सा थ्योरी पार्ट बता रही हूँ, और कौन कौन सी इनकम्स इंक्लूड होंगी उसमें वो डिस्कस करेंगे। बिजनेस एंड प्रोफेशन में सबसे पहले बिजनेस का क्या मतलब है। कोई भी एक्टिविटी टू अर्न एनी प्रॉफिट इज टर्म्ड एज बिजनेस, और वो उसकी इनकम जो भी है, जो प्रॉफिट है, वो बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। अब कोई भी एक्टिविटी कई बारी एक सिंगल आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन भी होती है जो बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड के अंदर टैक्सेबल की जाती है, उसको बोलते हैं एडवेंचर इन नेचर ऑफ ट्रेड। अब कोई सिंगल एक्टिविटी आपकी पर्सनल पर्पस के लिए है या बिजनेस के लिए ही है, उसके लिए कुछ कुछ चीजें हैं जो डिटरमिन करती हैं कि वो एडवेंचर इन नेचर ऑफ ट्रेड है या पर्सनल पर्पस के लिए है। फर्स्ट इज अलाइड टू यूजुअल ट्रेड और बिजनेस। मतलब अगर वो जो ट्रांजैक्शन है या वो आपने जो सिंगल एक्टिविटी करी है वो अगर आपकी नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड है तो वो एडवेंचर इन नेचर ऑफ ट्रेड मानी जाएगी। नंबर 2, अगर नेचर ऑफ कमोडिटी परचेज या क्वांटिटी परचेज, अगर क्वांटिटी बहुत ज्यादा परचेज हो रही है ऑब्वियसली वो पर्सनल पर्पस के लिए नहीं होगी, तो और नेचर ऑफ कमोडिटी कैसी है, वो बिजनेस से रिलेटेड है या ऐसी कमोडिटी है जिसको पर्सनल यूज में यूज ही नहीं किया जा सकता, तो वो एडवेंचर इन नेचर ऑफ ट्रेड मानी जाएगी। देन अगर कोई परचेजर जो है खरीदता है कोई क्वांटिटी किसी भी मतलब कमोडिटी और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, तो उसका पर्पस क्या होगा, उसको फर्दर रीसेल करने के लिए, तो वो एडवेंचर इन नेचर ऑफ ट्रेड माना जाएगा, उसकी पर्सनल ट्रांजैक्शन नहीं मानी जाएगी। देन इंसिडेंट्स, अगर उस कमोडिटी को परचेज या सेल करने का आपका इंसिडेंट टू योर नॉर्मल बिजनेस है, तो वो एडवेंचर इन नेचर ऑफ ट्रेड माना जाएगा। रिपीटेड ट्रांजैक्शंस हो अगर उसी सेल या परचेज की, तो बार बार रिपीटेड ट्रांजैक्शन पर्सनल परचेज के लिए नहीं होती हैं, तो वो एडवेंचर इन नेचर ऑफ ट्रेड माना जाएगा। और एलिमेंट्स ऑफ प्राइड एंड पोजेशन, जो हम खुद के लिए चीज खरीदते हैं उसमें एक एलिमेंट ऑफ प्राइड या पोजेशन होता है, इसको हमने अपने पास रखना है और वी आर वेरी प्राउड टू ओन दिस काइंड ऑफ एनी एसेट, चाहे घर है, गाड़ी है, कोई स्कल्पचर है, कुछ भी है, तो वो एलिमेंट ऑफ प्राइड एंड पोजेशन नहीं होता अगर हम उसको वापस रीसेल करने के लिए खरीदते हैं, तो दैट इज एन एडवेंचर इन नेचर ऑफ ट्रेड, चाहे वो सिंगल आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन क्यों ना हो। एंड लास्ट इज, अगर उसकी इंटेंशन रीसेल की है टू अर्न अ प्रॉफिट, तो ऑब्वियसली एडवेंचर इन नेचर ऑफ ट्रेड माना जाएगा वो, और वो अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन टैक्सेबल होगा। देन प्रोफेशन क्या होता है, कोई भी एक्टिविटी जिसमें एक पर्टिकुलर स्किल रिक्वायर्ड है करने के लिए और तो उससे जिससे हमारे को इनकम हो रही है उस स्किल को यूज करके, तो दैट इज कॉल्ड प्रोफेशन। प्रोफेशन और बिजनेस में क्या डिफरेंस है, बिजनेस में हम प्रॉफिट्स अर्न करते हैं, प्रोफेशन में स्किल यूज करके करते हैं। देन प्रोफेशन से रिलेटेड एक चीज होती है जो है आपका वोकेशन। वोकेशन में स्किल की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती है, जैसे कोई पर्सन है अगर वो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिख रहा है या कोई पर्टिकुलर पर्सन एक अपना रिलीजन फॉलो कर रहा है, जैसे आपके मंदिर के पंडित जी वगैरह होते हैं, तो वो दे आर डूइंग समथिंग टू अर्न अ लिविंग, दैट इज नॉट अ प्रोफेशन, लेकिन उससे भी जो इनकम है वो आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर टैक्सेबल मानी जाती है। अब सेक्शन 828 जो है वो डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर वो कौन सी इनकम्स हैं जो बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर आपकी टैक्सेबल मानी जाती हैं। नंबर 1 इज अगेन बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये हमने डिस्कस कर लिया, बिजनेस से प्रॉफिट हो, प्रोफेशन से इनकम हो, वो बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। नंबर 2 इज कॉम्पनसेशन, अगर कोई पर्सन एक पूरा बिजनेस मैनेज कर रहा है, हैंडल कर रहा है, उसके मैनेजिंग के लिए कुछ या तो उसकी टर्मिनेट ही किया जाता है उसको, या उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस मॉडिफाई की जाती हैं और उसके लिए उसको कोई कॉम्पनसेशन दिया जाता है, तो वो अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन टैक्सेबल होगा। क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉई नहीं था, हिज वर्क वाज टू मैनेज द होल बिजनेस एंड रन द बिजनेस, तो उसमें इसलिए उसको कॉम्पनसेशन दिया जाता है। जैसे कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है, मैं एग्जांपल देती हूँ, वो अपना बिजनेस ही सपोज सब कुछ मैनेज कर रहा है और कोई और टेक ओवर कर लेता है उस बिजनेस को, तो उसको मैनेज करने को तो दिया जाता है लेकिन उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर देते हैं कि ही विल नाउ
मैनेज इन अ डिफरेंट वे फॉर somebody else, so in that case उसको compensation जो दिया जाएगा वो business and profession के अंदर taxable होगा. Then income of trade and professional association, इसमें क्या होता है, कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी इनकम, वैसे तो इनकम होती नहीं, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अगर वो पर्टिकुलर किसी मेंबर के लिए कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करता है और उससे उसको कोई इनकम होती है तो वो टैक्सेबल होती है. देन अगर ऐसी वाली ऑर्गेनाइजेशंस के एक्सपेंसेस अगर एक्सीड करते हैं इनकम से तो वो अलाउड होंगे एज अ डिडक्शन. और कब अलाउड होंगे, अगर ऐसी वाली एसोसिएशन डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रॉफिट्स टू द मेंबर्स एंड ये वाली जो इनकम है उसकी डिडक्शन जो है सॉरी वो डज नॉट एक्सीड 50% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द एसोसिएशन. डिडक्शन कौन सी होगी, यही वाली सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए अगर सपोज उसके एक्सपेंसेस इंक्रीज एक्सीड करते हैं इंस्टेड ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, अगर उसके एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं तो. देन नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स, मतलब एक तो सेल ऑफ लाइसेंस है, जैसे एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया से बाहर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना होता है, तो वो लाइसेंस अगर आप उसको फर्दर रीसेल करते हो किसी और को, ठीक है, सपोज आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है या वॉट एवर द रीजन आप उसको सेल करना चाहते हो, तो वो आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी. वो आपका एसेट नहीं है, क्योंकि एसेट के सेल की इनकम कैपिटल गेन्स में जाती है, तो दैट इज नॉट एन एसेट, that is only a way to earn the business or earn profits for the business. that is why उसको सेल करेंगे तो उसकी इनकम बिजनेस इनकम मानी जाएगी. देन अगर कोई कैश असिस्टेंट, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैश असिस्टेंस देती है टू एनकरेज देम टू कैरी आउट दैट पर्टिकुलर बिजनेस, तो वो उसकी इनकम जो है उसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैश असिस्टेंस जो है क्रेडिट साइड पे दिखाया जाता है और वो बिजनेस इनकम मानी जाती है. वो कई बार सिर्फ वन टाइम ही होती है, तो वन टाइम है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिजनेस इनकम नहीं है, इट विल बी अ बिजनेस इनकम. नेक्स्ट इज ड्यूटी ड्रॉबैक्स, कस्टम्स और एक्साइज के जो आपके रिफंड्स वगैरह या एडजस्टमेंट्स वगैरह होती हैं कस्टम्स वगैरह की, वो क्रेडिट साइड पे दिखाई जाती हैं, तो वो भी बिजनेस इनकम है, क्योंकि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में एक्साइज ड्यूटी पे भी होती है और उसके रिफंड भी आते हैं. देन ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक, पासबुक जो होती है ड्यूटी एंटाइटलमेंट की, अगर आप किसी और को पास करते हो सो दैट दैट पर्सन कैन टेक द बेनिफिट ऑफ द ड्रॉबैक्स और एनी रिफंड्स एंटाइटल्ड, तो वो भी आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी. एंड लास्टली प्रॉफिट, अगर कोई ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट स्कीम से अगर कोई प्रॉफिट होता है तो वो भी बिजनेस इनकम मानी जाएगी. नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ पर्क, जैसे हमारे सैलरीज में पर्क्स होते हैं वो सैलरी इनकम में ऐड होते हैं, तो अगर बिजनेस से रिलेटेड कोई पर्क्स हैं तो वो बिजनेस इनकम के अंदर ही टैक्सेबल होंगे. देन अगर पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनर्स को कोई सैलरी, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन वगैरह मिल रहा है तो वो उन पार्टनर्स का अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल होगा, नॉट अंडर द हेड सैलरीज, बिकॉज वो सैलरी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, उनका खुद का ही बिजनेस है. जस्ट बिकॉज दे आर अ वर्किंग पार्टनर तो उसकी वजह से उनको सैलरी मिल रही है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है पार्टनरशिप डीड में जैसा भी मेंशन्ड है उसके हिसाब से, तो वो सारे का सारा बिजनेस इनकम से ही रिलेटेड है, तो वो बिजनेस इनकम हेड में ही टैक्सेबल होगा. नेक्स्ट इज अगर कोई पार्टनरशिप फर्म ही है या कोई सीएस की फर्म है और उनमें से कोई एक पार्टनर छोड़ देता है, तो सेम टाइप ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरी आउट ना करने के लिए उसको जो कंपनसेशन या अमाउंट रिसीव होता है वो भी उसके लिए बिजनेस इनकम के हेड के अंदर ही टैक्सेबल होगा. देन स्पेकुलेशन बिजनेस क्या होता है, स्पेकुलेशन मतलब जिसकी वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है, तो इस किन किन चीजों की वैल्यूज चेंज होती रहती हैं, डॉलर्स की, गोल्ड की, सिल्वर की, कमोडिटीज की, इनकी वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है, शेयर्स की, डिवेंचर्स की, तो इन चीजों में जो डील करते हैं उनका बिजनेस स्पेकुलेशन बिजनेस माना जाता है, और स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम भी आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर टैक्सेबल की जाती है. देन बिजनेस अगर इलीगल है तो भी उसकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन में ही मानी जाएगी. दिस इज नॉट अ प्ली कि भी अगर की इनकम जो है वो इलीगल है तो उसको टैक्सेबल नहीं होगा या टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन. अगर कोई स्मगलिंग का बिजनेस है, कोई आपके क्या बोलते हैं आर्म्स वगैरह का इलीगल बिजनेस है,
तो उससे कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर ही टैक्सेबल होगा। देन कीमैन इंश्योरेंस क्या होती है? कीमैन इंश्योरेंस होती है जो एम्प्लॉइज हाई पोजीशंस पे होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, उनकी गवर्नमेंट कह रही है, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो उनकी इंश्योरेंस करा के रखती है कि इन केस ऑफ दैट पर्सन लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन और इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग, उसकी डेथ वगैरह अगर हो जाती है तो कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होता है, बिकॉज दैट टाइप ऑफ पर्सन को दोबारा रिक्रूट करना इज वेरी एक्सपेंसिव। वैसा पर्सन मिले ना मिले, ही उसी कैलिबर का मिले ना मिले, तो दैट इज वाई उसकी इंश्योरेंस करा के रखते हैं। तो उस इंश्योरेंस पैसे के मनी का जो क्लेम मिलता है अलॉन्ग विद द बोनस जो मिलता है वो सारे का सारा बिजनेस हेड के अंदर ही टैक्सेबल होगा, नॉट अंडर एनी अदर हेड। देन कई बार क्या होता है कि इन्वेंट्री को कन्वर्ट किया जाता है इनटू कैपिटल एसेट, तो एट द डेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्री टू कैपिटल एसेट जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी, दैट इज कंसिडर्ड एज द बिजनेस इनकम ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर डेट और ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। देन नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ एसेट अंडर सेक्शन 35 AD के अंदर अगर कोई ट्रांसफर ऑफ एसेट होता है तो वो बिजनेस इनकम में आएगा, अदरवाइज नॉर्मल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स हम कैपिटल गेन हेड के अंदर ही टैक्सेबल करते हैं। देन अब कौन कौन सी इनकम्स, ये तो इनकम्स आ गई जो टैक्सेबल होगी इन बिजनेस हेड के अंदर। कौन सी इनकम्स अंडर द हेड बिजनेस इनकम नहीं टैक्सेबल होती है? फर्स्ट इज हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। जो प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह होते हैं उनके पास हाउस प्रॉपर्टीज होती हैं एज स्टॉक इन ट्रेड ओनली, वो खरीदते हैं आगे बेच देते हैं, खरीदते हैं बेच देते हैं। तो इन ट्रांजिट सपोज उसके पास कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, बिकी नहीं है, उससे कोई इनकम हो गई उससे, सपोज उसने उसको रेंट पे दे दिया या एनी अदर इनकम हो गई अगर उससे, तो वो चाहे स्टॉक इन ट्रेड है फिर मतलब उसका बिजनेस ही है उससे रिलेटेड, तब भी वो वाली इनकम जो है बिजनेस इनकम नहीं मानी जाएगी, अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी ही उसको टैक्सेबल किया जाएगा। सिमिलरली डिविडेंड्स हैं, जो आपके शेयर ब्रोकर्स वगैरह हैं, अगर शेयर को खरीदने बेचने के इन ट्रांजिट में उनको उससे डिविडेंड अर्न हो जाता है तो वो भी उनका बिजनेस इनकम नहीं होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाएगा। देन जो लोग हॉर्सेस को मेंटेन रेस हॉर्सेस को मेंटेन करने का काम करते हैं, उससे इनकम उनको जो होती है वो भी बिजनेस इनकम नहीं मानी जाती है, अदर सोर्सेज में वो वाली इनकम टैक्सेबल होती है। देन कोई बिजनेस का एसेट अगर सेल होता है तो वो कैपिटल गेन्स के अंदर उसको टैक्सेबल करते हैं, वो भी बिजनेस इनकम नहीं होती है। एंड लास्टली इज आपका कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम्स क्या होती हैं? जैसे आपका इनकम फ्रॉम लॉटरी, इनकम फ्रॉम बेटिंग, इनकम फ्रॉम कार्ड गेम्स, इनकम फ्रॉम रेस हॉर्सेस, ये सारी इनकम्स जो है आपकी कैजुअल इनकम्स मानी जाती हैं। ये आपका बिजनेस नहीं माना जाएगा, चाहे आप इसको रेगुलरली कर रहे हो तो भी आपका बिजनेस नहीं माना जाएगा, इसको अंडर द हेड अदर सोर्सेज ही टैक्सेबल किया जाता है। तो आज इतना ही डिस्कस करते हैं कि हमारा जितना प्रॉफिट कौन सी इनकम्स थी वो सारी डिस्कस करी। ये सारी थोड़ा थ्योरी पार्ट है लेकिन ये सारा आपको पता होना चाहिए, बिकॉज हम सम्स जब करेंगे तो उसके अंदर ये सारी चीजें आएंगी, तो ये पता होना चाहिए कि इसको हमने बिजनेस इनकम में लेना है या नहीं लेना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अब कौन सी एक्सपेंसेस हैं जो बिजनेस एक्सपेंसेस माने जाते हैं और कौन से बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं माने जाते हैं। सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।